आज तक इतने मेडल आने के बावजूद एक भी ट्रेनिंग हॉल पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। पहलवानी खानदान के अलावा भी जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। रेसलिंग एक ऐसी गेम है, आप साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर 10 साल लगा लें, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका ओलंपिक में मेडल होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है तो उसका जो हेड होता है वो ब्यूरोक्रेट होता है, इसलिए उनकी स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है, उनकी जॉब प्रायोरिटी है। भारत की रेसलिंग का बजट देखें तो हमारे सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का उतना अकेले का बजट है जिसने 34 गेमों को चलाना है। गुफ्तगू की इस नशिस्त में खुशामदीद। मेरा नाम एजाज हैदर है। आमतौर पर इस प्रोग्राम में हम मईशत के हवाले से बात करते हैं, समाजी इशूज के हवाले से बात करते हैं, कभी कभार सियासत की भी बात हो जाती है, लेकिन मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि कुछ खेल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। हमने एक प्रोग्राम किया क्रिकेट पे डेविड गावर और आमिर सोहेल के साथ, लेकिन क्रिकेट के अलावा बेशुमार और खेल ऐसे हैं जिनमें हम बहुत पीछे रह चुके हैं। यानी हॉकी में हम बेताज बादशाह होते थे और इस दफ़ा हमारी टीम जो है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। इसी तरह स्क्वॉश में हम 30 साल से ज़्यादा बेताज बादशाह थे लेकिन फिर पीछे रह गए। एथलेटिक्स में एक ज़माने में हम कुछ तमगे हासिल कर लेते थे, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये इस बात का कुछ जिक्र हो कि हमारे रिवायती खेल जो हैं, मसलन दंगल जो है, देसी कुश्ती, मतलब सदियों पुरानी रवायत है इस रीजन की। हमारे यहाँ कबड्डी की रवायत है। फिर हमारे जो पंजाब में ख़ास तौर पर मेलों ठेलों में वो भारी पत्थर उठाते हैं लड़के। और क्यों हम इन चीज़ों को मॉडर्नाइज नहीं कर सके? क्योंकि जाहिर है जो मॉडर्न वेट लिफ्टिंग है या रेसलिंग है उसकी अपनी कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये एक रवायती तौर पे ये खेल खेले जाते रहे हैं तो हमें तो बहुत अच्छा होना चाहिए था इसके अंदर। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक पैनल जो है उसकी तश्कील की जाए और ये सवाल पूछा जाए कि कुश्ती जो है, रेसलिंग या ग्रैपलिंग जिसे आप कहते हैं, उसमें हम क्यों आगे नहीं बढ़ सके। और मेरे साथ मोहम्मद अरशद सत्तार साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के। गुलाम फरीद साहब हैं जो कि कोच हैं पाकिस्तान रेसलिंग टीम के। मोहम्मद इनाम भट्ट साहब जो कि रेसलर हैं और बेशुमार तमगे ले चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और एशियाड्स में भी। और चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, इस वक्त तजिया करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं एक न्यूज़ के लिए, लेकिन 20-25 साल जो है वो नवाए वक्त में वो ये खेल के हवाले से लिखते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं और तजिया करते रहे। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा इनाम भट्ट साहब से, इसलिए बिकॉज ही इज द रेसलर। और ये मैं इसलिए बात का आगाज करना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ अभी हमने देखा कि अरशद ने जो है वो जेवलिन में तमगा लिया। अच्छा, उससे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें वो एक पुराने गवर्नमेंट स्कूल में एक देसी नेजा लेके प्रैक्टिस कर रहा था। तो चूंकि वो बकौल अंग्रेजी मुहावरे के हार जो है वो यतीम होती है और जीत जो है और फतह जो है उसके बेशुमार बाप बन जाते हैं, तो जब सोने का तमगा ले लिया तो फिर बेशुमार जो है वो बाप जो है उस तमगे के निकल आए। मुझे ये बताएं भट्ट साहब कि एक तो आपको ये शौक कैसे हुआ? क्या ये गुजरांवाला में पैदाइश की वजह से, क्योंकि गुजरांवाला में रिवायती तौर पे एक रिवायत है रेसलिंग की, और दूसरा ये खेल जो है इसमें आपको किस किस्म की सपोर्ट चाहिए और किस किस्म की सपोर्ट आपको मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने खेलों की तरफ भी अपना फोकस किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि खेल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हम जितना हाईलाइट करेंगे, जितना हम खेलों को आगे लेके आएंगे, उतना ही ज़्यादा हम दूसरी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनसे पीछे होंगे। तो जहाँ तक बेसिकली मेरा आप बात करता हूँ मैं अपने बारे में, तो मोस्टली इस तरह होता है कि गुजरांवाला में पहलवानी खानदान होते हैं और लोग जो पहलवानी कर रहे होते हैं वही पहलवानी करते हैं। और मेरा तलक भी एक पहलवानी खानदान से था। मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब तमाम जो है वो पहलवानी खानदान से तल्लक रखते हैं। तो इसी वजह से मैंने भी इसका आगाज किया और अब माशाल्लाह गुजरांवाला में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बहुत ज़्यादा पहलवानी खानदान के अलावा भी जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए भी
फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जिसकी वजह से अब पहलवानी गुजरांवाला में काफी अच्छी चल रही है। अच्छा, तो ये जो है अब सवाल जाता है सतार साहब की तरफ, क्योंकि प्रेसिडेंट है पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन के, जैसे मैंने कहा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के। तो सतार साहब ये बताइए कि हम क्यों पीछे रह गए? जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि हमारे यहाँ पहलवानी की तो रवायत सदियों पुरानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और चौधरी अशरफ साहब का, इनाम भट्ट साहब का, और गुलाम फरीद का, और आपके चैनल का कि आपने जी रेसलिंग का इंतखाब किया और उसके हवाले से बातचीत करने के लिए कहा। सर, सबसे पहले आपने बात की कि जी देखें ये हमारा रवायती खेल है कबड्डी और कुश्ती खास करके। सर ये उसी तरीके से जिस तरीके से आप कभी यहाँ पे देखते थे कि जी हमारे होती है ट्रेडिशनल खेल जो हमारा रेसलिंग, मट्टी वाली मड रेसलिंग होती है, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, उसकी कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए नजर नहीं आती कि पहले ये होता था कि शहरों के अंदर जितने भी हमारे मतलब लाहौर सिटी है, लाहौर सिटी के अंदर के जो जानवर रखे जाते थे दूध पीने के लिए, आपने देखा होगा कि वो हर घर के बाहर हर गली मोहल्ले के अंदर आपको 10-10, 20-20 जानवर नजर आते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने वो बाहर निकाल दिए कि जिसकी वजह से ये जो खेल था शहर के अंदर से खत्म होके तो शहर के चारों तरफ चला गया, मतलब उसके अतराफ में चला गया, ना कि शहर के अंदर ये मौजूद रहा, और जिन लोगों को शौक था वो करते रहे। बाकी देखें जी आप, मैं सबसे पहले ये मड रेसलिंग के हवाले से आपको बताना चाहता कि इसमें कमी नहीं हुई, ये उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से पहले हो रहा था, और इसमें टैलेंट की भी कोई कमी नहीं। बाकी आगे अब बात आई है कि जी हम इसको वहां से निकाल के मॉडर्न सिस्टम में क्यों नहीं ला सके। देखिए सर, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अब तक अगर आप अपनी 4-5 गेमें, जैसे आपने हॉकी का जिक्र किया है या स्क्वाश का जिक्र किया है, तो अगर आप रेसलिंग का भी इसका निकाल के देखें इंटरनेशनल लेवल पे, तो कोई मतलब ऐसा कंपटीशन नहीं है ओलंपिक से लेके नीचे सैफ गेम तक कि जिसमें पाकिस्तान का रेसलिंग के अंदर मेडल ना हो। और आप दूसरी तरफ आ जाएं कि गवर्नमेंट ने, हम तो पिछले 10 साल से इस खेल के साथ वाबस्ता हुए हैं। मैं पाकिस्तान का सेक्रेटरी रहा हूँ 8 साल, और उससे पहले मैं इंटरनेशनल इसका रेफरी भी था, खुद खिलाड़ी था इसका। देखें मैं आज तक कह रहा हूं जब से पाकिस्तान बना है कि इतने मेडल आने के बावजूद कि हमारा ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल था, एक भी ट्रेनिंग हॉल पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। ये सारे का सारा जो सिस्टम है, आपको पता है हॉकी अगर देखे जब तक ग्रास पे हो रही थी आप दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे, जब तक ग्रास पे हॉकी हो रही थी आप दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे। जब हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे आई वहां पे सिस्टम शुरू होता है गवर्नमेंट का। आपको पता है कि कोई हॉकी प्लेयर अकेला या 5 या 4 मिलके वो तो एस्ट्रोटर्फ किसी भी ग्राउंड में बिछा नहीं सकते, ना लगवा सकते हैं, उसमें कास्ट आती है। इसी तरीके से रेसलिंग को जब हम मड से निकाल के तो हम मैट पे लेके आएंगे तो उसके ऊपर उसी हवाले से मैट के और ट्रेनिंग हॉल के वो अखराजात होते हैं जो आज तक पाकिस्तान आपकी बात सतार साहब आपने बहुत अहम ये नुक्ता उठाया है, बहुत अहम। मुझे ये बताएं कि मैट के ऊपर अभी ये गुलाम फरीद साहब बैठे हुए हैं ना, इनके पीछे बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूँ कि मैट भी है, सब कुछ भी है। मैट तो बहुत अरसा पहले से आ गया है, और जाहिर है जब हमने उसको जदीद दौर में दाखिल करना है कुश्ती को, तो फिर हमें ये करना कितनी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट हो जाएगी कि जो कि हुकूमतें जो है वो अदा नहीं कर सकती। मेरी बात सर इसी पे सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। आपको गुलाम फरीद के पीछे जो मैट नजर आ रहा है ना सर, आपको पता है कि मल्टीपर्पज हॉल गवर्नमेंट ने बनाए हैं या किसी भी जगह पे, ये मुझे लगता है कि ये गुलाम फरीद पंजाब कॉलेज के हॉल में बैठा है, वहां पे मैट लगा है,
और वहाँ इसके अंदर कम से कम सर 10 गेम्स होती हैं। और ये तो एक समझ लें कि एक अदारे का स्पोर्ट्स हॉल है जिसके अंदर इसको इन्होंने कहना जी कि ठीक है आपने 1 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आपने मैट उठाना है और उठा के फिर दूसरे टेबल टेनिस वालों ने आ जाना है, बैडमिंटन वालों ने आ जाना है। तो सर हमारे टोटली पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे भी हम मैट लगाते हैं, इवन के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर शाम के टाइम हमारे जितने ब्यूरोक्रेट है वो पेट को कम करने के लिए बैडमिंटन खेलते हैं। और आपको पता है कि वो जितने मुलाजिम है वो तो कह रहे हैं कि डेडिकेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है रेसलिंग के लिए। नहीं है असल जो नुक्ता। और दूसरे नंबर पे सर बात ये है कि मुकम्मल एक ट्रेनिंग सर, इसको लगाना, डेली पे उठाना और इसके ऊपर जो इसकी रेसलिंग की शीट होती है मैट के ऊपर सर वो बड़ी वजनी है। उसको उठाने के लिए जब हम डेली लड़कों को कहते हैं जी इसको उठा के लगाएं, यकीन माने कि आधे लड़के अगले दिन नहीं आते या लेट आते हैं कि हमें मैट ना लगाना पड़े। सर अगर आप दुनिया का तरीकेकार देखें, ये मैं फरीद को कहूंगा कि जी को वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि लोगों के हॉल, ट्रेनिंग हॉल, या हम साथ हमारे इंडिया हम उसकी मिसाल देते हैं। तो ये सर सबसे पहले मड रेसलिंग, इसमें टैलेंट की कमी नहीं सर। मैं आपके चैनल के वसासत से ये पाकिस्तान के हर कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप 10 साल सही साइंटिफिक तरीके से रेसलिंग के ऊपर काम कर लें, ये नहीं कि हमारी तो स्पोर्ट्स है, क्योंकि मेरा तल्लक सर एक ऐसे अदारे से है जिसकी स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सेक्टर में नंबर 1 पे है। मेरा हॉकी के साथ भी बड़ा तल्लक है, फुटबॉल के साथ भी, क्योंकि रेसलिंग मेरी अपनी गेम है। मैं टोटल गेम्स को सर जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि रेसलिंग एक ऐसी गेम है, आप साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर 10 साल लगा लें, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका ओलंपिक में मेडल होगा। ठीक, इसको सर इसको गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सर जो हमारे मड रेसलिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर सर बड़े पैसे हैं जो बच्चों को मिलते हैं। अनाम भट्ट आपके पास बैठा है सर, ये कम अज कम एक हल्के रेसलर के साथ भी अगर मड की फाइट करता है तो सर 5 से 6 लाख रुपया इसकी वो है जो ये उसकी प्राइस लेता है पहले सर। उन मुकाबले की जी मुकाबले की, एक मुकाबले की सर। लेकिन सरदार साहब ये तो कुछ भी नहीं है ना सर। मेरी बात सुने सर मैं एक बात कर रहा हूँ कि सर वो ये इसको आप कह रहे हैं 6 लाख को, ये कुछ नहीं है सर। इस तरफ जब हम मैट के ऊपर आते हैं तो हमारा लड़का नेशनल चैंपियन होता है तो सर हम 10,000 से ज्यादा उसको पैसे नहीं दे सकते। आप मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट भी तावन नहीं करेगी, जो हमारे स्पोर्ट्स के शोबे हैं जो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए सर बनाए हैं, जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, चारों सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड सर जो हमारे मुल्क के अंदर है, ऊपर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है सर। आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और उसके बाद खिलाड़ियों के साथ या फेडरेशनों के साथ इनका सलूक देखें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क की स्पोर्ट्स नीचे क्यों जा रही है। बिल्कुल सही सतार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम नुकात उठाए और इन्हीं नुक्तों को लेके हम आगे चलेंगे। जोई साहब से भी और फरीद साहब से भी पूछेंगे कि ये क्या मामलात हैं। तो मुझे ये बताएं फरीद साहब कि ये जो सतार साहब ने बात की कि जो मड रेसलिंग है वो उसमें तो अभी भी टैलेंट है, जाहिर है अगर जो पहलवान हैं उनको जो देसी कुश्ती जो मड रेसलिंग में होती है अगर उसमें मुकाबले के ज्यादा पैसे मिलते हैं और मैट के ऊपर उन बेचारों को पैसे ही कुछ नहीं मिलते और फैसिलिटीज भी नहीं है, तो वो तो फिर मैट की तरफ तो आना फिर बहुत मुश्किल है उनके लिए, जाहिर है, क्योंकि आपका एक अगर पेशा है, आप प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं। अभी तो मैं ये समझता हूं कि ये 6 लाख भी अगर देसी कुश्ती के मुकाबले के भी हैं तो आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ये पैसे। तो ये जरा मुझे बताएं कि आप कोच हैं, मुझे जरा मैं समझना चाहता हूँ, नाजरीन भी ये समझना चाहेंगे कि क्या मुश्किलात हैं। कुछ का तो जिक्र कर दिया सतार साहब ने, अब आप बताएं क्योंकि आप हैंड्स ऑन कोचिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली सर आपके लिए कि आपने रेसलिंग को कंसंट्रेट किया और उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसे सर ने कहा कि रेसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इन पाकिस्तान,
क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है और एज वेल एज ये हमारी ओलंपिक स्पोर्ट्स है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर लूँ कि जो पाकिस्तान को पहला मेडल मिला था 1956 में मोहम्मद बशीर के नाम से लाहौर से, वो भी पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल मेडल दिया था वो रेसलिंग में दिया था। सर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट्स का। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स बॉडीज को अगर आप उसको डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है तो उसका जो हेड होता है वो ब्यूरोक्रेट होता है, उसको जो डील कर रहे होते हैं वो एक पॉलिटिकल पर्सन डील कर रहे होते हैं। उनके नीचे जो एक लेवल ऑफ हायरार्की है, डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई बंदा भी स्पोर्ट्समैन बेसिकली नहीं होता। अगर होता है तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। अगर हमारा डीएसओ इन्वॉल्व है तो उसने डीसीओ को खुश करना, हमें नहीं करना। पहली बात तो ये है, इसलिए उनकी स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है, उनकी जॉब प्रायोरिटी है। वो जॉब पे वर्किंग करते हैं, स्पोर्ट्स पे नहीं करते। देखिए सर, पाकिस्तान में अगर आप रिसेंटली बात करें, आपने अरशद नदीम की बात की कि उसने करोड़ों इकट्ठे किए हैं, लेकिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो वो ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग कर रहा था। ये चीज़ें आती हैं। हमारे भी जो लड़के मोस्टली 80% आते हैं मैट पे, वो मड से मैट पे आते हैं। और मड के भी जो ग्रास रूट लेवल्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बुरा है कि 20 अखाड़े हैं लाहौर में। सर मैं लाहौर में रहता हूँ, 20 अखाड़े लाहौर में जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 18 अखाड़े मुख्तलिफ कब्रस्तानों में हैं। यानी हम गोरकनों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए जहां हम ट्रेनिंग कर सकें। और जो नेशनल लेवल्स का हाल, अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें तो ये हालात हैं कि हमारी 30 बंदे होते हैं या 40 बंदे कैंप के, तो हम 20 बंदे ट्रेनिंग करते हैं, तो 20 बंदे वेट करते हैं कि जब तक ये ट्रेनिंग कर लेंगे फिर हम उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। तो सर देखिए, जो मेडल आते हैं वो एक पीरियडाइजेशन, एक ट्रेनिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आते हैं। अगर आप लास्ट ओलंपिक्स में आए, बहुत सारे पैसे दिए गए, लेकिन अभी तक देखें किसी भी स्पोर्ट्स का कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट नहीं हुआ। अभी मार्च में एशिया चैंपियनशिप के लिए हम पार्टिसिपेट करना है, हमने सैफ गेम्स देखनी है, हमने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नेशनल ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से ग्रांट नहीं हुआ। इट मींस दैट कि वो वहाँ बैठ के वो सिस्टम डेवलप नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जब एशियन गेम, मुझे एक, सॉरी मैं वजाहत एक चाहता हूँ, ये हम टैलेंट हंटिंग कैसे करते हैं? हम कोई प्रोएक्टिवली करते हैं या जो बच्चे आ जाते हैं इधर उधर से खेल के मड से या इधर उधर से, उनको हम ट्रेन करना, क्या हमारा सिस्टम क्या है? सर ग्रास रूट लेवल्स पे जो मड के कंपटीशन है वीकली बेसिस पे हो रहे होते हैं। फेडरेशन की सुपरविजन, ग्रास रूट लेवल्स वीकली बेसिस पे ये कंपटीशन हो रहे होते हैं। वहाँ से जो हम बच्चे देखते हैं कि जिनकी फाउंडेशंस बड़ी डेवलप है, अच्छी डेवलप है, उनको वहाँ से हंट करते हैं, उन्हें मौका देते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट आपको कोचिंग मिलेगी, फ्री ऑफ कास्ट आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज मिलेंगी। आप लाहौर है तो पंजाब कॉलेज में आ जाएं, गुजरांवाला है तो इनामगढ़ के पास चले जाएं, इस तरह मुल्तान में, हामिद खां, तो हमारे सेंटर बने हुए डिफरेंट सिटीज़ में, जिनमें हम बच्चों को बुलाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनली उनको फैसिलिटेट करते हैं और हंटिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि सम थिंग्स बेटर देन नथिंग। चले कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें जो हम बच्चों को है बेहतर फैसिलिटेट करके। सर जब आप इंटरनेशनल लेवल्स पे जाते हैं तो बेसिकली हमारी ग्रास रूट लेवल पे जो वर्किंग हो रही होती है ना मड पे, हम ABCS कहते हैं इसमें अपनी कोचिंग में, यानी एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्पीड। जो मड की है वो डिफरेंट है और जो मैट की है वो डिफरेंट है। उनकी वो फाउंडेशन ही डेवलप नहीं हो रही होती। जब हम इंटरनेशनल लेवल्स पे जाते हैं तो हम उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं करते। इवन कि मैं लास्ट डे USA में था, डेलवेयर में, जब 2020 में ओलंपिक्स होनी थी, तो उन्होंने एक ओलंपिक विलेज बनाया हुआ था जिसका टेम्परेचर 35 था। तो मैंने पूछा आपके यहाँ टेम्परेचर तो मोस्टली 15 है, तो आपने 35 क्यों रखा हुआ? उन्होंने कहा जी अब हमने कंपटीशन को प्रिपेयर करना है, तो जिस एनवायरनमेंट में हमने जाके खेलना है वहाँ वेदर एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड करती है कि 35 में आप वो ट्रेनिंग सेशंस लें। तो देख लें वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पे वर्किंग कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में वर्किंग कर रहे हैं, वो इतना। फरीद साहब, ये साइंटिफिक अप्रोच है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यू ट्रेन द वे यू विल फाइट। अब अगर आप 15 डिग्री में ट्रेन कर रहे हैं और 35 सेल्सियस पे जाके आप जो है वो कुश्ती लड़ रहे हैं, तो वो आपका जो बच्चा है, जो भी आपका जो पहलवान है, ग्रैपलर जो है, वो तो वैसे ही पसीने पसीने हो जाएगा। वो उसको साइंटिफिकली ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। असल में हमारा मसला ये है, वो कहते हैं डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। हम सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करते हैं। किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाने के लिए हम 3 माह पहले ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली उनके फिटनेस इश्यूज को दूर नहीं करता, तो हम इंटरनेशनल लेवल्स पे लेके चले जाते हैं। यही वजह, आप एशियन गेम्स देखें लास्ट ईयर, आपको बदतरीन शिकस्त हुई है हर इवेंट्स में, ये नहीं कि रेसलिंग में नहीं, हर लिहाज से। उसका कैंप 4 से 5 माह था। 4 से 5 माह आपने बच्चों के फिटनेस इश्यूज दूर नहीं किए। आपने जो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग करनी है, आपने स्किल डेवलपमेंट में काम करना है, आपने कंपटीशन एनवायरनमेंट से गुजारना, उन बच्चों को प्री कंपटीशन फेस देना है, वो तो हम बच्चों को दे ही नहीं सके। उसकी रीजन ये है, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 साल का होता है। वो डिफरेंट साइकिल से लेकर चलते हैं, पीरियडाइजेशन जिसे हम कहते हैं। ट्रेनिंग को वो टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं, डिफरेंट फेसेस से गुजारते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, एंड देन जाके ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे ये बताएं फरीद साहब कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा है जिसको मैं कहता हूं कि ये ग्रैपलिंग जो है वो करे, और मतलब
कम्पेटिटिव लेवल पर करें। तो उसकी अगर मैं ट्रेनिंग करूं और मेरे पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट ना हो, तो वो सारा जो ट्रेनिंग है और उसकी जो डाइट है, उसका जो वो सब कुछ है, उस पर तकरीबन कितना खर्चा आता होगा? देखिए सर, पहले तो हम चलते थे, जो हमारा अगर प्रीवियस थोड़ा सा देख लें तो हमारे पहलवान करते थे क्वांटिटी ऑफ फूड पे डिपेंड करते थे कि जी अपने ठीक। क्वांटिटी ऑफ फूड जितना खाएंगे उतना आप अच्छा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स एक साइंस है, हम न्यूट्रिशन वैल्यूज निकालते हैं, हमने कितनी कार्ब्स चाहिए, कितनी फैट चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, बॉडी कंपोजिशन निकाली होती है, हमने बॉडी वेट्स मेंटेन करने होते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे। आप यकीन जाने, जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जाने से पहले में प्री फेस खाना मिलता है, आप खा नहीं सकते पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो वो बच्चे खुद से पैसे स्पेंड करते हैं, नाम आपको बताता है कि वो पैसे हम खुद से स्पेंड करते हैं। हमारे पास जिम नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक ट्रेडमिल नहीं है लाहौर में, बारिश आती है तो छतें टपकती हैं, तो हम वहाँ ट्रेन करते हैं। और उन एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करके जब हम जाते हैं तो आप देख लें क्या रिजल्ट आना है। और जो खाने के हालात हैं वही हैं, मैं बता रहा हूँ कि रिसेंटली इनाम गया वो डेलवर यूनिवर्सिटी में था, इंटरनेशनल कोचिंग एनरिचमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम में। तो उनके चौका प्रोसेस प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है यूएसए में, नेचुरल कम मिलती है। जैसे हम तो सही मुल्क है ना, हमें फ्रेश फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, उन्हें नहीं मिलते। तो उन्होंने एथलीट्स के लिए वर्किंग की हुई है कि उन्हें फ्रेश फ्रूट्स देने हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स देनी है, वो न्यूट्रिशन वैल्यूज जो रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट जितनी कैलोरीज उन्हें रिक्वायर्ड है वो उन्होंने देनी है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप किसी को ये बात समझाते हैं कि यार ये जो न्यूट्रिशन वैल्यूज इनके रिक्वायर्ड है आपने देनी है, तो यहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट पे बात कर ले तो वो समझते हैं कि ये बस पागल हो गया। हालांकि रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल लेवल्स पे सर, अगर आप प्री कंपटीशन कार्ब्स लोडिंग नहीं करेंगे, अगर आप उसे सैचुरेट फैट देते रहेंगे तो बच्चा कैसे परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से खेल को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और तज्जिया भी कर रहे हैं, तो आप एक लिहाज से ना वो एक पर्च है जहां से आप बैठ के, और सिर्फ कुश्ती नहीं, आप तो मतलब ब्रॉडली जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो अभी बातें हुई हैं पहलवानी के हवाले से, कुश्ती के हवाले से, इसमें हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो अब तक जो नक्शा मेरे सामने आया है वो तो बहुत मायूस को है। क्योंकि जिस किस्म की आपको, अगर आपने साइंसी तर्ज के ऊपर ट्रेनिंग करनी है, टैलेंट को लेके आना है और उसको ग्रूम करना है, तो उसके लिए तो फिर आपके पास ठीक ठाक फंड्स भी होने चाहिए, और आपके पास डेडिकेटेड स्पेसेस भी होनी चाहिए, और आपके पास डेडिकेटेड कोचेस भी होने चाहिए, डेडिकेटेड फिजियोस भी होने चाहिए, एक पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जरा मुझे ये बताएं कि एक तो अब तक की बातों से ये मुझे जहां तक अंदाजा हुआ है कि हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है, और फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसिलिटीज क्यों नहीं है, और तीसरा फिर सवाल ये है कि इस सारे मसले को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एजाज साहब सबका। देखिए, मैं क्योंकि मुझे 30वां साल हो गया है ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को करते हुए, दुनिया के हर मकाम में जाकर मैंने इन गेम्स को कवर किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स कवर किए हैं, ओलंपिक्स कवर किए हैं, एशियन गेम कवर किए हैं, इसी तरह क्रिकेट के 7 वर्ल्ड कप मैंने कवर किए हैं, एशिया कप कवर किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं। दुनिया की जो सहूलियात हैं वो पाकिस्तान उनमें किसी जगह पर भी मैच नहीं करता। अगर आज क्योंकि आपने रेसलिंग पे खास तौर पर प्रोग्राम बनाया है, तो मैं आपको रेसलिंग की ही बात करूं तो रेसलिंग में अभी 2022 में हमने बर्मिंघम में जाकर वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स खेली हैं। वहां पर हमारे पहलवानों ने कुछ मेडल्स भी जीते, गोल्ड मेडल नहीं आ सका। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम यहाँ पर जब उन गेम्स की तैयारी कर रहे थे, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था इन पहलवानों के लिए, इसी की मैं सिर्फ इसलिए बात स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि इनके लिए जो कैंप लगाया गया था सख्त गर्मी में लगाया था, अबस में लगाया गया था, और यहाँ पर प्लेयर्स के लिए ऐसा ट्रेनिंग का माहौल ही नहीं पैदा किया गया कि जब वो बर्मिंघम में जाएं, वहां पर ठंडे मौसम में जाकर वो अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर सकें। यही बात है कि अगर आप हम हमारे हमसाया मुल्क भारत की देख लें तो उसने अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए यूरोप में भिजवाया हुआ था ताकि वो वहां के माहौल में एडजस्ट होकर अपनी ट्रेनिंग कर सकें। मैं क्योंकि इसी टीम के साथ था बर्मिंघम में भी, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई तो हमारे खिलाड़ियों को वहां पर मैंने देखा कि वो उस तरह की सहूलियात में उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं की जिस तरह की वो मुकाबले में शरीक हुए। लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी कि सहूलियात ना होने के बावजूद भी वहां पर हमारे ना सिर्फ ये पहलवानों ने
कौमी परचम को सर बुलंद किया, बल्कि वेट लिफ्टर जो 9 दस्तगीर भट्ट है वहां पर उसने कॉमनवेल्थ गेम्स का भी रिकॉर्ड कायम किया वेट लिफ्टिंग में। इसी तरह दीगर खेलों में भी पाकिस्तान ने मुकाबले तो किए, लेकिन उस तरह की कारकर्दगी रिजल्ट नहीं आए जिस तरह की हम जोइल इनसे साहब, तवक्को करें, जिसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की आ जाती है। जोइल गवर्नमेंट साहब इन मुझे खेलों के मुझे साथ एक बात बताएं, जोइल साहब मुझे एक बात बताएं। देखें, मैं नॉर्वे की बात नहीं कर रहा, मैं जो है स्वीडन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा। चलो वो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके पास बहुत सहूलियात हैं। आपने हमसाया मुल्क की बात की ना, भारत की, तो वो हम में और उनमें कोई खास फर्क नहीं है, उनके उनके भी। लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ 10 एक साल में उन्होंने मुख्तलिफ खेलों पर पूरा एक फोकस डाला है। बैडमिंटन पे, रेसलिंग पे, आर्चरी पे, पिस्टल राइफल शूटिंग के ऊपर, और सिर्फ मेल एथलीट्स के ऊपर नहीं, फीमेल एथलीट्स के ऊपर। यानी उनकी जो लड़कियां हैं, जो उनकी विमेन रेसलिंग टीम है, वो भी ठीक ठाक तरीके से जो है वो उन्होंने उसको वो किया है। तो ये क्या वजह है कि उनके यहाँ भी वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और सब कुछ है, वो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? एजाज साहब, ये बड़े अफसोस की मुकाम इस तरह आ जाता है कि अगर हम भारत की रेसलिंग की का बजट देखें तो हमारे सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का उतना अकेले का बजट है जिसने 34 गेमों को चलाना है। ठीक है, अगर उसकी बैडमिंटन का देखें तो उसका बजट भी इतना ज्यादा बजट है सिर्फ एक खेल का। हमारे यहाँ अगर रेसलिंग की मैं बात करूं, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम रेसलिंग पर है, तो रेसलिंग को अगर साल में 10 लाख दिया जाता है, 15 लाख दिया जाता है, तो क्या 15 लाख में आप समझते हैं कि इन प्लेयर्स को हम दुनिया के जो बेहतरीन सहूलियात वाले पहलवान हैं उनके साथ इनका मुकाबला करवा सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि चौधरी साहब, हम 15 इनको लाख में देते नहीं है। 15 लाख तो एक पहलवान की 15 लाख से ज्यादा वो होगी एक महीने की, अगर आपने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, उसके साथ फिजियो रखना है, उसके साथ कोच रखना है, उसके साथ उसकी डाइट का जो है वो ख्याल रखना है, तो 15 लाख तो एक पहलवान के लिए कम है। बिल्कुल, ये मैंने इसीलिए निशानदेही की कि एक एक पहलवान पे इतने इतने पैसे खर्च होते हैं, महीनों पर पैसे खर्च होते हैं, ये नहीं साल के हम कहें। एक एक माह की उनके अखराजात जो है ना, किसी भी मुकाबले की तैयारी के लिए 5-6 लाख रुपए महीना एक मुकाबले के लिए तैयारी करना मामूली बात है। लेकिन हम फेडरेशन को क्या दे रहे हैं, फेडरेशन आगे खिलाड़ियों को क्या दे? ये तो प्लेयर्स की हिम्मत है कि हमारे यहाँ जितने प्लेयर्स हैं वो अपनी मदद आपके तहत या उनकी फैमिली सेक्रीफाइस करती है, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को प्रमोट करने के लिए या उसको मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए। देखें, अरशद नदीम को गेम से पहले तो कुछ नहीं मिला था। अरशद नदीम जब टोक्यो ओलंपिक से मैं गया था उससे पहले तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था। जब टोक्यो ओलंपिक में वो 5वीं पोजीशन पर आया, आज से 4 साल पहले, तो उस वक्त फिर उसकी पजीराई भी होना शुरू हो गई। वो हमेशा कहते हैं ना कि हार यतीम होती है और जीत के सब बाप बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल, होती है मैंने कि अपने जब आप बधाइयाँ मेडल भी ले यही आओ, बात फिर की। जब आप मेडल ले आओ फिर आपको कंधों पे उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठाएंगे। अपनी मदद कैसे मेडल आ सकते हैं आप हमारे खिलाड़ियों को? क्योंकि ये ट्रेडिशनल खेल है, ये पाकिस्तान और भारत में सबसे ज्यादा खेला जाता है, फिर ईरान हो गया, फिर ये जो रूस की रियासतें हैं वहां पर ये खेल ज्यादा खेला जाता है। लेकिन हमें तो ना ट्रेनिंग के लिए वहां पर भिजवाया जाता है, ना भारत जाने के लिए वीजे मिलते हैं। हम खेलें तो अपने ही प्लेयर्स के साथ खेलें। एक हमारा पहलवान, वो उससे उसको कौन चित करेगा? ये इसीलिए हुआ था ना, बशीर भोला भाला 20-22 साल तक रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल लेकर पाकिस्तान में बैठा रहा। पाकिस्तान में नीचे से कोई ऐसा प्लेयर बन ही नहीं सका जो उसको शिकस्त दे सके। तो जब हम बिलू शेखपुरिया ने वो रुस्तमे पाकिस्तान बना, तो उसका जब फाइनल में बशीर भोला बाला के साथ मुकाबला आया था, तो वो मुकाबले में आया ही नहीं था बशीर भोला बाला। और उसने कहा क्योंकि हम एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं तो लिहाजा मैं नहीं, बशीर भोला बाला विड्रॉ कर गया और वहां पर उस्मान बिलू शेखपुरिया वो रुस्तमे पाकिस्तान बन गया। तो इस तरह के मुकाबले हम किस तरह कह सकते हैं कि हमारी बिल्कुल रेसलिंग तरक्की करे? बिल्कुल और सही फिर है, इस पर बहुत और है। भी कि अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वो चाहता है हर फेडरेशन पर उसका अपना बंदा जाकर बैठ जाए
अगर हुकूमती फंड किसी फेडरेशन को चाहिए तो वो उनका हुकूमती जो सरकारी अफसर है उनको इस फेडरेशन का सदर, सेक्रेटरी या चेयरमैन लगा दिया जाए। फिर फेडरेशन को, एसोसिएशन को पैसे मिलेंगे, या उनके किसी अफसर को इंटरनेशनल टूर पर भिजवाया जाए टीम के साथ बतौर मैनेजर, कोच, फिर इनको पैसे मिलेंगे। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। देखे, मेरे से पहले फरीद ने भी निशानदेही की, अपना अरशद स्टार साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, उन्होंने भी निशानदेही की, और इनाम भट्ट ने भी निशानदेही की। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हो गया। मैं समझता हूं कि अब अगर हमने वाकई खेलों को प्रमोट करना है तो जिस तरह भारत में हुआ, भारत ने हर खेल मुख्तलिफ अपने जो बड़े बड़े टाइकोन्स हैं उनके जो हिस्से में दे दिए हैं, कि उन्होंने अगर किसी एक कंपनी को दिया है कि जी भाई ये रेसलिंग है, इस पर 10 अरब आए, 2 अरब रुपए आए, आपने ट्रेन करना है, और अगले ओलंपिक में हमें 5 से 7 प्लेयर ऐसे देने हैं जो ओलंपिक में जाके खेलें। तो हमारे यहाँ तो ना कोई अदारा है, ना कोई इनका सरपरस्ती इनके करने वाला है, हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं है। क्योंकि आज तक मैं आपको बात बताऊं, किसी हुकूमत ने स्पोर्ट्स की पॉलिसी नहीं दी, या उनके मंशूर में सियासी लोग तो आते हैं, बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं, लेकिन उनके मंशूर में किसी तौर पर भी स्पोर्ट्स शामिल ही नहीं होता। मैंने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करना है, लेकिन मैं आपको ये कहता चलूं, और आपने बहुत सारे नुकात, जाहिर है आपकी इतनी गहरी निगाह है, इतने अरसे से 30 साल से आप ये खेलों को देख रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हुकूमत के पास फंड्स ठीक ठाक, लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि अगर इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो तो मामलात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। मैं एक आखिरी जो है ना थोड़ा सा ये अपना फरीद साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम। फरीद साहब, मुझे ये बताएं कि ये मसाइल तो सारे अपनी जगह पे मौजूद हैं, इसमें हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, यानी मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे ये बात जो है आगे बढ़े, जिसमें कोई थोड़ा सा इसके बारे में कोई गुफ्तगू शुरू हो, और ताकि कोई हम बेहतरी की तरफ इसको ले जा सके। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल में फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे रोल ऑफ मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आज हम रेसलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, कल किसी दूसरी स्पोर्ट्स इवेंट को करेंगे तो ऐसे खूबियां और खामियां निखर के सामने आती हैं। जो मेरा बिलीव है कि अगर आप पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सर्वाइव करना चाहते हैं, देखिए हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप की कमी नहीं है सर। अगर आपको एक सवाल का जवाब देने पे गाड़ी मिल सकती है तो वो बंदा जिसने सालों मेहनत की और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आया, आप उसको कुछ ना कुछ तो दें। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट 8 चिल्ड्रन एशियन गेम्स रशिया में हुई है, वहाँ से गोल्ड लेके आया। वो 30 बंदों का दस्ता था, सिर्फ एक गोल्ड पाकिस्तान के हिस्से में आया, वो लेके आया था रेसलिंग का बच्चा हसन अली। उसको मेडल आए हुए 4 माह हो गए हैं, आज तक किसी भी गवर्नमेंट इदारे ने एक सिंगल पाइनी, एक सिंगल रुपया उसको नहीं दिया। तो आप क्या बेंचमार्क सेट कर रहे हैं? दूसरा जो छोटा सा हमने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, जैसे वर्ल्ड वाइड होता है। आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, उनसे स्पॉन्सरशिप लें, वो जो स्पॉन्सरशिप आप उनसे ले रहे हैं उस एज ए टैक्स एग्जेम्पशन उनको रिलीफ दें। देखिए गवर्नमेंट माँ की तरह होती है, तो अगर आपने किसी के बिजनेस को डेवलप करना है, हमारे यहाँ तो वो जो डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती है क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, जो हमें वेलफेयर काम करने ही करने हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खाना देता है, अगर आपने कोई ग्रीनिश कोई बेल्ट जो डेवलप करनी है तो वो अपनी स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे लाएं कि हेल्थी सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश करें। आप प्राइवेट सेक्टर्स को ये तजावीज़ दें कि जनाब आएँ और स्पोर्ट्स पे पैसे इन्वेस्ट करें। जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे 40, 60, 70% आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। मैं नहीं समझता कि पैसे की कमी है, इस तरह आप डेवलप कर सकते हैं। आप एक ट्रेनिंग हॉल की बात कर रहे हैं कि 70 सालों में एक ट्रेनिंग हॉल नहीं बना। अभी आप जितनी हमारे यहाँ लाहौर में सोसाइटीज़ बन रही हैं डिफरेंट नाम से, रहमान गार्डन, जलील गार्डन, जितने भी हैं, आपने इन पर टैक्स इम्पोज कर देंगे, कहने अब आपने एक रेसलिंग हॉल या आपने एक रेसलिंग अकेडमी डेवलप कर देनी है नेशनल एथलीट्स को। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल काम है। या आप किसी कंपनी को कहते हैं जनाब ये 15 बंदे हैं, तो आपने 4 साल तक इनको खाना देना है, बस पैसे नहीं देने, खाना देना है। आप ऐसा कर रहे हैं। मोल्टी फॉर्म को कहते हैं जनाब बच्चों ने इंटरनेशनल जाना है, क्लॉथिंग पे जितना खर्चा होगा आपने देना है। तो डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान में कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अगर ये उसमें से मैं नहीं समझता कि 0.5% या 1% जो है वो वेलफेयर पे अगर स्पेंड करते हैं और गवर्नमेंट उन्हीं को टैक्स एग्जेम्पशन में ले आती है तो एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो जाता है। लेकिन मैंने पहले फिर वही रिक्वेस्ट की है कि सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता सर। अब देखें ब्यूरोक्रेट ने सियासत करनी, उसको पता नहीं स्पोर्ट्स का। अब जो हमारा जो सियासी बंदा जिसको डील कर रहा है उसको भी स्पोर्ट्स का नहीं पता।
हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे स्पोर्ट्स इदारों में स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नहीं है। कसम खुदा की मुझे खुशी हुई है कि हम आज बैठे हैं, एटलीस्ट इनाम इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है। अर्शद साहब रेसलिंग के जो है वो खेले हुए हैं और इंटरनेशनल रेफरी हैं। मैं रेसलिंग खेला हूँ, नेशनल चैंपियन और बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। चोर साहब बैठे हुए जिन्होंने स्पोर्ट्स को बड़ी करीब से देखा है, तो आपको वो पॉइंट्स देंगे जो सोल्यूशन भी होगा, खूबियाँ खामियाँ बयान करेंगे और ट्राई टू सॉल्व इट। तो जब आप इन बातों की तरफ जाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, टैक्स एग्जेम्पशन की इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो लेके आएँ। और जैसे चौथ साहब ने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडिंग करें, आप इनाम बट को दे दें जनाब, किसी भी एचपी कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स को दे दें जनाब। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग के या टूर के जो पैसे हैं वो फेडरेशन के अकॉर्डिंग या मैनेज कर लें जनाब। साल में 4 टूर चाहिए इसे, तो 4 टूर का जितना खर्चा होगा वो करेंगे, खाने का जितना खर्चा होगा डिफरेंट ब्रांड्स करेंगे। तो पहले वाली बात, अगर एक क्वेश्चन पूछने में, हमारे यहाँ रमजान में ट्रांसमिशन होती है तो एक क्वेश्चन पूछने पे उनको गाड़ी दी जाती है। मुझे बताएं जो रोल ऑफ मीडिया है, किसी सहाफी ने कभी किसी रेसलिंग टीम को इनवाइट किया वहाँ प्रोग्राम्स में कि चले यार हमने तो बच्चों को ही देने हैं ना, ऑडियंस को देने हैं, तो क्यों ना हम उन नहीं एथलीट्स को दें जिन्होंने सर, सालों मेहनत की है। सर मैं थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूँ स्पोर्ट्स पे अकॉर्डिंगली, मैं चूँकि मेरी फील्ड है। तो सर रिसेंटली ना लास्ट ईयर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पॉलिसी बनाई है और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी आज से 3 साल पहले पॉलिसी बनाई थी। सर इंटरनेशनल लेवल्स पे या वैसे भी पॉलिसी जब बनती है, मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिसी अल्टीमेटली कस्टमर को फैसिलिटेट करना होता है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारा जो मेन हब है वो एथलीट, आपने एथलीट को फैसिलिटेट करना है। हम पॉलिसी बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे जो मेडल लेके आएंगे उनको कितने पैसे देंगे फॉर एग्जांपल, और बजाय आपने एथलीट को डेवलप करने के, एथलीट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के, अगर आप दूसरी लेयर्स में चले जाएंगे, आप मैनेजमेंट को सपोर्ट करेंगे, आप वो बंदे लगाएंगे साथ। जैसे जो सर ने बताया कि स्पोर्ट्स बोर्ड ये चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल्स पे जितने पार्टिसिपेशन होगी उसमें हमारे बंदे जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो ऐसा करें, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर हमारा लें, क्योंकि ये 2 अदारों की लड़ाई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। तो इनकी लड़ाई में हम बस इनकी आपके लड़ाई सामने ही है, पता नहीं बुरे हालात हैं। बिल्कुल वही चीजें, वो देखे ना, वो जोरी साहब तो चूंकि पिछले 30 साल से ना, उन्होंने कहा ना कि वो पर्च से वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये वो सारे। लेकिन ये मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये आप लोगों से बात की, क्योंकि इसमें मेरी कुछ ऐसी चीजें नई मुझे पता चली हैं जो कि मेरे मेरे ध्यान में नहीं थी। मैं इसके बारे में लिखूंगा भी, और जिस हद तक कोशिश हो सकती है लोगों से बात करनी, निजी तौर पे भी और पब्लिकली भी, यार ये चीजें आप दुरुस्त करें। और इससे जो है वो आप के सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, ये इन्हीं चीजों से सॉफ्ट इमेज जो है वो मुल्क का बढ़ता है। और ये, और खास तौर पे हमें इसमें पहिया ईजाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवायती तौर पे एक हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है इसकी, तो उसी को हमने आगे बढ़ाना है। लेकिन सतार साहब जो है वो जा चुके हैं, और इनाम भट्ट साहब जो थे वो मुजफ्फरगढ़ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो रास्ते में थे। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम फरीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं, और अगली बात गुफ्तगू की आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।